हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 17 यूनिट 5 तुलनात्मक लोक प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। वर्ष 1789 की महान क्रांति के पश्चात फ्रांस में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, भाईचारे तथा मानवाधिकार के प्रसार हेतु लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं की मांग होती रही। वर्ष 1791 से 1958 तक फ्रांस में बार बार संविधान निर्मित किए गए। फ्रांस का वर्तमान संविधान 4 अक्टूबर 1958 को अंगीकार किया गया। इसे प्राय 5वें रिपब्लिक का संविधान के नाम से जाना जाता है। कौन से? 5वें रिपब्लिक का संविधान। नया संविधान लागू करने में चार्ल्स डी गोली की अहम भूमिका रही। कहाँ के? फ्रांस का जो नया संविधान है उसको लागू करने में किसकी भूमिका अहम रही? तो चार्ल्स डी गोली की भूमिका अहम रही। यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि फ्रांस का नया संविधान किसने लागू किया या किसकी अहम भूमिका, फ्रांस के नए संविधान लागू करने में किसकी अहम भूमिका रही? तो वहाँ पे किसका नाम आएगा? चार्ल्स डी गोली का नाम आएगा। नए संविधान का प्रारूप माइकल डर्बी ने तैयार किया था। फ्रांस का प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? राज्य की सर्वोच्चता। फ्रांस में प्राचीन काल में रोमन सभ्यता, संस्कृति तथा कानून का प्रभाव रहा है, अतः राज्य को महत्वपूर्ण अवयव के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। राज्य द्वारा निर्मित कानून तथा नियम प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन रहते हैं। आज भी फ्रांस की शासन व्यवस्था में लोक प्रशासनिक व्यवस्था कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है, किंतु बड़े ही सहज ढंग से स्वयं को सर्वोच्च सत्ता अर्थात राजनीतिक, कार्यपालिका एवं संविधान के अधीन ही स्वीकारती है। सरकार राज्य का एक आवश्यक अंग होती है तथा प्रशासन सरकार के कार्यों के संचालन का एक माध्यम है। केंद्रीकृत प्रशासन। फ्रांस का लोक प्रशासन प्राचीन काल से ही केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों से युक्त रहा है। संभवतः राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने प्रशासनिक व्यवस्था एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण की राह में व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न की है। गणराज्य की स्थापना के उपरांत नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा पुनः राजतंत्र स्थापित करना तथा प्रशासन को केंद्रीकृत कर पेरिस तक समेटना तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिफल है, लेकिन आज भी प्रशासनिक कार्यकरण केंद्रीकृत बना हुआ है। कहाँ पे? फ्रांस में। यद्यपि वर्ष 1982 के सुधारों के पश्चात विकेंद्रीकरण के प्रयास होने लगे हैं, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण निर्णय पेरिस स्थित मंत्रालय तथा निर्देशालय ही लेते हैं। वस्तुतः फ्रांस में शक्तियों का बंटवारा नहीं बल्कि कार्यों का विकेंद्रीकरण है। एकात्मक शासन। ब्रिटेन की भांति फ्रांस में भी शासन एक स्तरीय है, अर्थात संपूर्ण देश की एक ही विधायिका तथा सरकार होती है। फ्रांस या अमेरिका की तरह राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं है। यद्यपि फ्रांस को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, लेकिन ऐसा प्रशासनिक सुविधा के लिए न कि शासन की दोहरी इकाइयाँ कार्य करती हैं। प्रादेशिक क्षेत्रों को जिलों में विभक्त किया गया है, जहां प्रीफेक्ट नामक अधिकारी समस्त कार्य संपादित करता है। संपूर्ण देश में एक जैसा सामान्य एवं प्रशासकीय कानून तथा व्यवस्था प्रवर्तित है, जो मूलतः राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। प्रभावी लोक सेवाएं। फ्रांस की लोक सेवाएं अत्यंत क्षेत्र तथा अनुशासित मानी जाती है। यहाँ पर अस्थिर सरकारों के रहने के कारण लोक सेवाओं का महत्व लगातार बढ़ता गया है। राजनीतिक उलटफेर पर भी प्रशासनिक स्थिरता बनी रही। सरकारी अधिकारियों ने स्वयं को राज्य के साथ एकाकार कर लिया तथा वे अपने आप को संप्रभु मानने लगे तथा जनता ने
उनकी यह स्थिति स्वीकार की वे लोक सेवक न रहकर लोक अधिकारी बन गए। आज भी उनका विशेष सम्मान है। लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें निम्न प्रकार है। लोक सेवक की भर्ती कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में लोक सेवा एक आजीवन व्यवसाय है। नियुक्ति के बाद पुनः नियुक्ति हेतु लोक सेवक इधर उधर नहीं जाते। यहाँ भर्ती व्यवस्था को शिक्षा से जोड़ दिया गया है। उच्च पदों पर वे ही प्रत्याशी आ सकते जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, किंतु शिक्षा जनसंख्या में एक छोटे से भाग तक सीमित है। उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वर्ग विशेष के लिए ही लोग आ पाते हैं। सेकंड पॉइंट है लोक सेवकों का प्रशिक्षण। भर्ती के बाद कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह कार्य वर्ष 1945 में स्थापित प्रशासन के राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा संपन्न किया जाता है। नए लोक सेवकों के लिए 3 साल का पाठ्यक्रम है। उच्च प्रशासकीय सेवा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शैक्षणिक विशेषीकरण के लिए 4 क्षेत्र हैं: सामान्य प्रशासन, आर्थिक एवं वित्तीय प्रशासन, सामाजिक प्रशासन तथा विदेशी मामले। सेवा की शर्तें। लोक सेवकों को सुरक्षा एवं स्तर की पूरी गारंटी है। इनका कार्यकाल आजीवन होता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन पहले पद मुक्त किया जा सकता है, किंतु यह कार्यवाही एक लंबी प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही ट्रिब्यूनल में लोक सेवकों के प्रति प्रतिनिधि लिए जाते हैं। पदोन्नति आदि इन्हीं लोक सेवकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। राजनीतिक कार्य। फ्रांस में लोक सेवक सरकार के कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। लोक सेवकों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक लोकप्रिय लोक सेवक मंत्री भी बन सकता है। व्यक्तिगत रुचि के कारण लोक सेवक सक्रिय राजनीति में भाग ले सकते हैं और पुनः लोक सेवक में अपने पूर्व पद पर आ सकते हैं। राजनीति अस्थिरता और मंत्रिमंडलों के शीघ्र पतन के कारण लोक सेवकों को राजनीति में आने का पूरा अवसर मिलता है। नियंत्रण की व्यवस्था। फ्रांसीसी प्रशासन पर 2 प्रकार के नियंत्रण हैं: बाहरी नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण। बाहरी नियंत्रण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा तथा आंतरिक नियंत्रण निर्धारित इकाइयों द्वारा रखा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहा। फलस्वरूप प्रशासन की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था सशक्त बनी है तथा राजनीति निर्देशन का क्षेत्र सीमित हुआ है। प्रशासन के बाहरी नियंत्रण का मुख्य अभिकरण व्यवस्थापिका है। यह विधायी नियंत्रण सदैव कमजोर रहा है। व्यवस्थापिका ने अपनी अनेक शक्तियां कार्यपालिका को हस्तांतरित कर दी और प्रशासन पर नियंत्रण कमजोर पड़ गया। नियंत्रणकारी शक्तियां व्यवस्थापिका के पास है, उनका प्रयोग विधायी समितियों द्वारा किया जाता है। इन समितियों के सभापति भूतपूर्व मंत्री होते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। यह अनेक उप समितियों में विभाजित है। प्रत्येक उप समिति में एक सभापति और रिपोर्टर होता है। प्रत्येक उप समिति एक मंत्रालय के बजट पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन पर दूसरा बाहरी नियंत्रण कार्यपालिका का होता है। फ्रांस में प्रशासन पर इसका नियंत्रण प्रभावशाली नहीं रहता। अस्थिर मंत्रिमंडल एवं सरकार की संविद प्रकृति से यहाँ अंतः मंत्रिमंडलीय समन्वय नहीं रह पाता। प्रशासन पर आंतरिक सशक्त और प्रभावशाली होता है। इसके मुख्य अभिकरण है काउंसिल d'État का नियंत्रण, बजट तथा वित्तीय नियंत्रण, सेवी वर्ग संबंधी नियंत्रण, सरकार की विकेंद्रीकृत सेवाओं पर नियंत्रण आदि। यह जनमत एवं राजनीति नियंत्रण से स्वतंत्र है। प्रोफेसर अल्फ्रेड डायमंड ने फ्रांसीसी प्रशासन को नियंत्रण व्यवस्था की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। कौन सी विशेषताएं हैं?
फर्स्ट पॉइंट है लोक सेवा कार्य संपन्नता को नियंत्रित करने तथा मापने में संकीर्ण वित्तीय और कानूनी मापदंडों पर बल दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है इन मापदंडों पर लाइन अभिकरण की अपेक्षा स्टाफ अभिकरण का महत्व बढ़ जाता है। स्टाफ में शक्ति तथा प्रभाव अधिक होने के कारण इसमें श्रेष्ठ लोग ही प्रवेश कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है उच्चतर सेवाओं के विशिष्ट वर्ग लाइन अभिकरण के उच्च पदों पर भी एकाधिकार रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है काउंसिल दी इटाट वित्तीय निरीक्षण तथा ऐसे ही नियंत्रणकारी अंगों ने प्रशासकीय स्वविवेक एवं पहल की शक्ति को हटा दिया। स्थायी एवं कुशल प्रशासन फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था अनुशासित और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध मानी जाती है। अमेरिका की भांति लूट प्रणाली का व्यापक प्रचलन फ्रांस में कभी भी नहीं रहा। भ्रष्टाचार, रिश्वत, लापरवाही तथा अकार्यक्षमता के उदाहरण फ्रांसीसी प्रशासन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों तथा जनशक्तियों को सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालय इसलिए स्थापित किए गए हैं ताकि सामान्य न्यायालयों को दुरूह और एवं लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिले तथा प्रशासनिक अधिकारी चौकस रहकर कार्य करें। सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। मशीनरी भावना फ्रांस के लोक सेवक प्रत्येक सरकारी कार्य को केवल ड्यूटी मानकर पूरा नहीं करते बल्कि नागरिक सेवा को अपना धैर्य मानते हैं। एस्प्रिट डी कोर्ट्स की भावना के लिए फ्रांसीसी लोक सेवक मानव कल्याण को ईश्वर सेवा के समान स्वीकारते हैं। वस्तुतः फ्रांस की सरकार एवं आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाती है तथा लोक सेवक एक आज्ञाकारी कार्मिक का दायित्व सहर्ष उठाते हैं यानी आराम से जो दायित्व है उनका वो पूरा करते हैं। सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर परिपक्वता प्राप्त फ्रांसीसी नागरिक भी प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण सहभागिता प्रकट करना अपना दायित्व समझते हैं। राष्ट्रीय कानून में आस्था प्रकट करना सर्वोच्च नैतिकता की निशानी है। यह मान्यता लोक सेवक एवं आम व्यक्ति दोनों ही स्वीकारते हैं। अधिकारों एवं कर्तव्यों के बोध सहित मानव धर्म को प्रधानता दी गई है। दोहरी कानून फ्रांस में सामान्य कानून यानी दीवानी और फौजदारी तथा प्रशासनिक कानून पृथक पृथक है। नागरिकों के आपसी विवाद तथा झगड़े सामान्य न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते हैं जबकि प्रशासन एवं जनता के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद प्रशासनिक कानूनों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सुलझाए जाते हैं। प्रशासनिक कानूनों के अंतर्गत आने वाले मुकदमे प्रारंभिक स्तर पर प्रादेशिक परिषदों या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए जाते हैं। यद्यपि भारत एवं ब्रिटेन में भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण है किंतु फ्रांस की भांति इन देशों में स्वतंत्र प्रशासनिक कानून नहीं है। प्रीफेक्ट व्यवस्था आधुनिक फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट की ऋणी है क्योंकि प्रीफेक्ट कोर्ट्स तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि की स्थापना नेपोलियन ने ही की थी। कहाँ पे की थी? फ्रांस में। फ्रांस को भौगोलिक आधार पर कुछ रीजन अर्थात प्रादेशिक संभागों में बांटा गया है जिसके पश्चात डिपार्टमेंट होते हैं। फ्रांस के डिपार्टमेंट भी जापान की भांति भौगोलिक इकाई हैं जो भारत के जिलों के समकक्ष है। इन डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रीफेक्ट तथा सब प्रीफेक्ट कहलाते हैं। प्रीफेक्ट की पद स्थिति बहुत कुछ भारत के जिला कलेक्टर से मिलती जुलती है। किसकी? फ्रांस के जो प्रीफेक्ट अधिकारी हैं उनकी स्थिति किससे मिलती है? भारत के जिला कलेक्टर से। नेपोलियन ने शुरू में फ्रांस को 9 डिपार्टमेंट यानी जिलों में बांटा था जिसकी संख्या अब 23 है। प्रीफेक्ट नामक अधिकारी
केंद्र व स्थानीय प्रशासनिक संगठनों एवं जनता व सरकार के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है। वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुछ छोटे बड़े प्रशासनिक कार्य भी संपादित करता है। प्रीफेक्ट किसी एक विभाग का अधिकारी नहीं बल्कि सभी विभागों का सामान्य अधिकारी होता है। बोल्थम ने अपनी पुस्तक द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, किसकी पुस्तक है ये? बर्थेलेमी की, किसकी पुस्तक है? बर्थेलेमी की पुस्तक है। कौन सी? द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस में प्रीफेक्ट के कार्य बताते हुए कहा है, यह राजनीति अभिकर्ता जो राजनीति कारणों से नियुक्त एवं पदमुक्त किया जाता है तथा यह नीति संबंधी प्रश्नों के बारे में मंत्रिमंडलीय क्रियाओं से संबंधित है, न कि केवल गृह मंत्रालय बल्कि सभी मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करता है। अपने विभाग के अंतर्गत वह प्रशासनिक सत्ता का प्रतीक होता है तथा निर्णय सहित कार्यपालिका संबंधी नियुक्तियां करता है। प्रीफेक्ट का कार्य गृह मंत्रालय का अधीनस्थ व संस्थाओं के निर्देशन, निरीक्षण एवं प्रबंध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के अधिकारियों, दंडनायकों, शिक्षकों तथा कुछ अर्थों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखता है। गृह उपायुक्त सभी अधिकारियों के संबंध में गुप्त एवं सही रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देता है तथा पुलिस की निगरानी करता है। सार्वजनिक शांति व्यवस्था के अतिरिक्त वह अनेक तकनीकी मामलों के संबंध में निर्णय करता है तथा तकनीकी अधिकारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति भी करता है। अर्धस्वायत्त स्थानीय प्रशासन एकात्मक तथा केंद्रीकृत फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था में शहरी व ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई सदैव से ही केंद्रीय प्रशासन के अधीन रही है। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप उतना स्वायत्त नहीं होता जितना कि जापान, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका में। फ्रांस में समाजवादी सरकार द्वारा 2 मार्च 1982 को पारित कानून के पश्चात प्रशासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, जो अभी निरंतर सुधारों की ओर अग्रसर है। इस कानून के द्वारा फ्रांस में स्थानीय प्रशासन की इकाइयों को उनके कार्य क्षेत्र में वैधानिक स्वतंत्रता दी गई है। मूलतः नगर पालिकाएं, डिपार्टमेंट तथा प्रादेशिक संभाग स्थानीय प्रशासन के 3 स्तर हैं। कौन से हैं? न्यायपालिका, डिपार्टमेंट और प्रादेशिक संभाग स्थानीय प्रशासन के 3 स्तर है। इसमें एरोंटाइमेंट, कैंटन और क्यूमन भी बने हुए हैं। कहाँ पे? फ्रांस में। केंद्रीय स्तर पर आंतरिक एवं विकेंद्रीकरण विभाग स्थानीय प्रशासन की इकाइयों की दिशा निर्देशन प्रदान करता है। कम्यून में मेयर तथा डिपार्टमेंट में प्रीफेक्ट नामक अधिकारी स्थानीय प्रशासन संचालित करते हैं। स्थानीय निकायों में एक परिषद होती है जो निम्न स्तरीय पदों पर भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति का कार्य संपादित करती है। भारत की भांति स्थानीय निकाय निर्देशालय नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभाता है। फ्रांस के स्थानीय निकायों में भी पूर्णतः योग्यता का सिद्धांत लागू होता है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था एवं दबाव समूह। फ्रांस की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से सुदृढ़ एवं विश्वसनीय मानी जाती है। यद्यपि फ्रांस में बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन चुकी है, तथापि आम फ्रांसीसियों का जीवन स्तर अत्यंत उच्च स्तरीय होता है। फ्रांस के नियोजन तंत्र को निर्देशित करने वाला सामान्य नियोजन आयोग आर्थिक तंत्र में प्रभावी भूमिका निर्वाहित करता है। फ्रांस में केवल प्रतीकात्मक नियोजन किया जाता है। लोक एवं निजी दोनों ही प्रकार के उपक्रम आयोग के परामर्श को गंभीरता से स्वीकार करते हैं। राजनीति जागरूकता की दृष्टि से फ्रांस अत्यंत उच्च श्रेणी का राष्ट्र है, अतः लोक प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था में विभिन्न दबाव समूहों का पर्याप्त सम्मानजनक स्थान रहता है। विश्व भर में जारी आर्थिक उदारीकरण की
प्रवृत्तियां फ्रांस में भी स्पष्ट प्रभाव दिखाने लगी है। 1 जनवरी 1999 से फ्रांस में भी यूरो मुद्रा प्रचलित हो गई। कब से प्रचलित हुई है? 1 जनवरी 1999 से, जो यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के मध्य एक समीकरण बनाएगी। आर्थिक नियोजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती दयनीय आर्थिक स्थिति से कैसे उभरे। युद्ध की क्षतिपूर्ति, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और समाज के चहुमुखी विकास के उद्देश्य से फ्रांस में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। वहाँ आर्थिक नियोजन के संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया, अतः वहाँ सेवारत वरिष्ठ लोक सेवकों ने फ्रांस के नियोजन के विकास को आसान बना दिया। लोक सेवकों की रुचि के कारण ही कम समय में ही आर्थिक नियोजन में सफलता प्राप्त करके अपना सम्मानजनक स्थान बना लिया और आज विश्व की महान शक्ति वहाँ आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषता है। इसकी आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट है, नियोजन तंत्र की प्रकृति निर्देशक यानी इंडिकेटिव है। सेकंड पॉइंट है, नियोजन अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों के समुचित विचार विमर्श पर आधारित है। थर्ड पॉइंट है, नियोजन में लचीलापन है। और फोर्थ पॉइंट है, नियोजन का लोकतांत्रिक स्वरूप। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फ्रांस में विकेंद्रीकरण, स्थायित्व, तटस्थता, योग्यता, मशीनीकरण, मशीनरी भावना जैसी विशेषताएं विद्यमान हैं। इसने समय के अनुसार बदलते हुए परिवेश में अपनी कार्य संपन्नता के मापदंड निश्चित किए हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।